हेलो एवरीवन। आज 24 दिसंबर है और आज का जो हमारा टॉपिक्स है उसमें हम कवर करेंगे बर्ड माइग्रेशन। सबसे पहले तो बर्ड माइग्रेशन क्या है? ये एक सीजनल मूवमेंट है बर्ड्स की फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अब ये जो माइग्रेशन है बर्ड्स का, ये होता क्यों है? मतलब बर्ड्स को क्या ज़रूरत पड़ती है अपनी लोकेशन चेंज करने की? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो फूड है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बर्ड रशिया में रह रही है तो अगर वहाँ पे बहुत ठंड आ गई तो उसे वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अब उसे खाना तो मिलने वाला है नहीं। फिर ब्रीडिंग ग्राउंड्स की भी तलाश में, पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है उसके लिए भी ये माइग्रेट करती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन भी फेवरेबल चाहिए, जैसे नॉर्थ पोल या रशिया के आसपास अगर बहुत ठंड पड़ गई तो फिर वो थोड़ा सा साउथ आ जाएंगी, इंडिया में आ जाएंगी या चाइना में चली जाएंगी। तो क्या क्या हो गया? फिर फूड हो गया, ब्रीडिंग हो गया और क्लाइमेट हो गया। ये तीन चीज़ों की वजह से बर्ड्स जो होती हैं वो माइग्रेट करती हैं। ये जो माइग्रेशन होता है ये हाईली रूट स्पेसिफिक होता है, मतलब जिस रूट से वो जा रही हैं बार बार उसी रूट को लेती हैं। ऐसा नहीं होता है कि 2025 में किसी रूट से गई थी फिर अगले साल किसी और रूट से जाएंगी। ऐसा नहीं होता, वो हमेशा उनका रूट फिक्स होता है। अब क्वेश्चन है कि कितने टाइप्स के होते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन इसमें दिए हुए हैं चार टाइप्स के। पहला है कंप्लीट माइग्रेशन। यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन उस एरिया में है सारी की सारी पॉपुलेशन माइग्रेट करती है। फिर आता है पार्शियल माइग्रेशन। पार्शियल माइग्रेशन में उस पूरी पॉपुलेशन नहीं माइग्रेट करती, उस पॉपुलेशन का एक सेक्शन ही माइग्रेट करता है। कुछ लोग माइग्रेट करते हैं, कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन क्या होता है? इसमें माउंटेन्स पे माइग्रेशन होता है। जैसे माउंटेन है तो ठंड के टाइम पे वो नीचे आ गए और गर्मी के टाइम पे ऊपर जाके रहने लगे, इसलिए ये एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं इसको। फिर नोमैडिक माइग्रेशन आता है। नोमैडिक माइग्रेशन थोड़ा सा इरेगुलर होता है, ये डिपेंडेंट होता है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे। अगर उस साल वहाँ पे रिसोर्सेज हैं तो माइग्रेशन नहीं होगा, और नहीं है तो माइग्रेशन होगा। ये सिंपल है। फिर अब ये नेविगेट कैसे करते हैं? अगर ये माइग्रेट जैसे लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो इन्हें खोने का खतरा होता है। तो इन्हें पता कैसे होता है कि कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है? तो सन एंड स्टार्स को ये रेफरेंस मान करके चलते हैं, अपना रास्ता तय करते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स को भी यूज करते हैं, ये पोलराइज्ड लाइट्स को भी इस्तेमाल करते हैं। पोलराइज्ड लाइट मतलब जब लाइट जो होती है नॉर्मली उसकी वाइब्रेशन बहुत ही सारे डायरेक्शन में होती है, पर पोलराइज्ड लाइट एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग। लैंडमार्क्स और या ऑल्फैक्टरी क्यूज का भी, जैसे रिवर्स, माउंटेन, कोस्टलाइंस के अलोंग माइग्रेट करना, इस हिसाब से भी ये लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये था ये कैसे माइग्रेट करते हैं। फिर अब कुछ मेजर एरियाज जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इंडिया में, वो चिल्का लेक है उड़ीसा में, जो एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लगून है। यहाँ पे वाटर फाउल्स और वेडर्स आते हैं। फिर क्यूलाडियो नेशनल पार्क है राजस्थान में, यहाँ ये विंटरिंग और मतलब विंटर के टाइम पे यहाँ पे लोग आते हैं। लोग मतलब बर्ड्स आती हैं, डक्स, ग्यूज, क्रेन्स आते हैं यहाँ पे। सुल्तानपुर या ओखला बर्ड सेंचुरी दिल्ली में जो है वो अर्बन वेटलैंड है, जो कि एक माइग्रेशन ग्राउंड की तरह भी काम करता है। पॉइंट कैलिमियर तमिलनाडु, ये शोर बर्ड्स और वेडर्स को देता है, रोकता है अपने यहाँ पे। लोकटक लेक है मणिपुर में, जिसे रामसर साइट भी है ये और ये भी एक इम्पॉर्टेंट माइग्रेटरी ग्राउंड है। लोकटक लेक का एक और भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे फुमडीज मिलती हैं, जिन्हें फ्लोटिंग, इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे संगई डियर या डांसिंग डियर भी मिलते हैं। फिर अब इंडिया में जो बर्ड्स हैं वो कौन कौन सी आती हैं? तो बार हेडेड गूज है, जो कि हिमालयाज को क्रॉस करके आता है, 7,000 मीटर अबव तक एल्टीट्यूड तक ये उड़ सकते हैं। डोमाइशल क्रेन है, ये सेंट्रल एशिया से आता है इंडिया में। ब्लैक टेल्ड गॉडविक है। फिर आर्कटिक टर्न है। आर्कटिक टर्न का लॉन्गेस्ट नोन माइग्रेशन रूट है अभी तक का। ये आर्कटिक से अंटार्कटिक तक ट्रेवल करते रहते हैं ये लोग। फिर आमुल फाल्कन्स हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा लंबे रूट्स लेकर के इंडिया में ये बर्ड्स आते हैं। तो ये थे बर्ड्स जो इंडिया में आते हैं। फिर ये वो जगह थी जहाँ पे, जिन जगहों पे ये आते हैं। फिर ये बर्ड्स अपना नेविगेशन कैसे तय करते हैं, कैसे रास्ता नहीं भूलते हैं, कितने टाइप के माइग्रेशन होते हैं और माइग्रेशन क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। अब यूपीएससी प्री में इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माइग्रेटरी स्पीशीज जैसे कि मैंने बता दी कि वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज में
माइग्रेट करते रहते हैं, रिसोर्सेज की वजह से, फूड की वजह से, ब्रीडिंग की वजह से। ये सिर्फ बर्ड्स नहीं होते, वेल्स भी माइग्रेट करते हैं, टर्टल्स भी माइग्रेट करते हैं, और इवन बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करते हैं। तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज यानी सीएमएस एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो माइग्रेटरी स्पीशीज को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये स्पीशीज पॉलिटिकल बाउंड्रीज फॉलो नहीं करती। अब सीएमएस को 1979 में अडॉप्ट किया गया था और 1983 में ये फोर्स में आ गया था। इसका सेक्रेटेरिएट बॉन जर्मनी में है, इसीलिए इसे बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, और ये यूनेप के अंदर आता काम करता है। अब इसमें कुछ अपेंडिक्स हैं, जैसे अपेंडिक्स वन, इसमें अपेंडिक्स वन में आती हैं हाई एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज, इनका हंटिंग, किलिंग और कैप्चर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फिर जो अपेंडिक्स टू है, उसमें वो स्पीशीज होती हैं जिनके इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट्स या एमओयूज बना करके उन स्पीशीज के लिए काम करती हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए। फिर अब एक चीज़ ध्यान देनी है कि सीएमएस ट्रेड रेगुलेट नहीं करता है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कौन रेगुलेट करता है? साइट्स रेगुलेट करता है। ट्रेड को रेगुलेट सीएमएस नहीं करता है। इंडिया भी सीएमएस का पार्टी कंट्री है। यहाँ तक कि सीएमएस COP13 को इंडिया ने 2020 में होस्ट किया था गांधीनगर गुजरात में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। फिर अब सीएमएस यानी बॉन कन्वेंशन 1979 यूएनईपी के अंदर आता है, माइग्रेटरी एनिमल्स के लिए है। दो अपेंडिक्स हैं इनके अंदर। तो ये सारी चीजें थी सीएमएस से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है विप सिस्टम इन इंडियन पार्लियामेंट। अब विप सिस्टम क्या है? विप सिस्टम एक रिटन इंस्ट्रक्शन होता है, विप, जो कि कोई पार्टी इशू करती है अपने मेंबर्स को। उनको डायरेक्शन मिलता है कि उन्हें कैसे वोट करना है किसी स्पेसिफिक इश्यूज पे। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन चीज नहीं है, ना ही इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट है या कोई एक्ट बना हुआ है। ये सिंपली एक कन्वेंशन ही है। फिर अब विप कुछ टाइप्स की होती हैं, जैसे वन लाइन विप, टू लाइन विप और थ्री लाइन विप। वन लाइन विप क्या होती है? वन लाइन विप में पार्टी इन्फॉर्म करती है मेंबर्स को वोट के बारे में, लेकिन मेंबर्स अगर चाहें तो वो एब्सटेन कर सकते हैं कि वो उन्हें वोट नहीं करना है। टू लाइन विप में क्या होता है? पार्टी मेंबर्स को वोट की वोटिंग के दौरान प्रेजेंट होना होता है। किसको वोट देना है ये वो स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया जाता उसमें, पर वोटिंग के दौरान उस पार्टी के मेंबर्स को प्रेजेंट होना होता है, ये जरूरी है। फिर थ्री लाइन विप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ओकेजन्स पे यूज़ की जाती है। यहाँ वोटिंग मेंशन्ड होती है, किसे वोट करना ये भी दिया होता है, और एब्सटेन नहीं कर सकते और उस डायरेक्शन के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। अगर बोला है कि उस चीज़ के सपोर्ट में वोट करनी है तो सपोर्ट में ही करना है, ना ही एब्सटेन कर सकते हैं और ना ही उस डायरेक्शन के अगेंस्ट जा सकते हैं। और अगर कोई मेंबर इस चीज़ को वॉयलेट करता है तो जो पार्टी का लीडर है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आस पूछ सकता है कि उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो ये जो सिस्टम था विप का, ये ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड में, और लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ये सर्व करते हैं एज अ चीफ विप ऑफ गवर्नमेंट, और राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये सर्व करते हैं एज अ चीफ विप इन राज्यसभा। तो ये था विप सिस्टम से रिलेटेड। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रामप्पा टेम्पल। अब रामप्पा टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो रामप्पा टेम्पल तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये पैम्पलेट विलेज में स्थित है। सॉरी, पालमपेट विलेज में स्थित है, नॉट पैम्पलेट। इसका ओरिजिनल नाम है रुद्रेश्वर टेम्पल। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 13th सेंचुरी में हुआ था, और इसे बनवाया था ककतिया डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया था इसे। और ये टेम्पल जनरल रचल रुद्र ने बनवाया था, जो रूलर थे गणपति देवा के अंदर, मतलब रूरल गणपति देवा के जनरल थे वो। टेम्पल का नाम क्या है? रामप्पा है, लेकिन ये बिल्डर रामप्पा नहीं था। रामप्पा चीफ स्कल्प्टर था। मतलब बिल्डर नहीं था, उसने स्कल्पटिंग की थी टेम्पल की। रामप्पा टेम्पल ककतिया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका जो प्लान है वो स्टार शेप्ड प्लान है। ठीक है, स्टार शेप्ड प्लान कुछ ऐसा होता है, मतलब कुछ ऐसा मिलता जुलता होता है। और सबसे यूनिक फीचर क्या है, इसके ब्रिक्स जो है वो लाइट वेट है और फ्लोटिंग नेचर है। मतलब वो इस जो ब्रिक्स इसमें यूज किए गए हैं वो पानी में तैरते हैं। ये ब्रिक्स पानी में पूरी तरह से डूबते नहीं हैं।
टेम्पल में हाई क्वालिटी कार्विंग्स मिलती हैं, जैसे डांसर्स, म्यूजिशियंस, मिथोलॉजिकल फिगर्स। स्कल्पचर्स के मूवमेंट और एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाए गए हैं यहाँ पे। रामप्पा टेम्पल को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई थी। और ककतिया रुद्रेश्वर टेम्पल भी इसे पूरी तरीके से कहा जाता है, इसका पूरा नाम है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये द्रविडियन आर्किटेक्चर नहीं है, नगरा आर्किटेक्चर भी नहीं है। ये है डिस्टिंक्ट ककतिया स्टाइल में बना हुआ टेम्पल। तो ये था आज का टॉपिक। आज थोड़े कम टॉपिक्स थे, तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।